बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र। दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये परीक्षा यानी कि ये पेपर जो है MCQ मोड में कराया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसे को करिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों चाहे आप बीएससी में हो या बीकॉम में हो या बीएससी एजी से हो या बीएससी होम साइंस से हो, सभी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही सिलेबस सभी के यूनिवर्सिटी में लागू है। खासकर अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आप देखिए, पूछा गया है कि किसी जनन परत से रक्त का परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मेजोडर्म और आपका ऑप्शन सी दिया गया है एंडोडर्म और ऑप्शन आपका दा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेजोडर्म जो है वो किसी जनन परत के रक्त परिसंचरण तंत्र का उद्भव मेजोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि शुक्राणु, बी है अंडाणु, युग्मनज या भ्रूणपोष। तो इनमें से जो द्विगुणित संरचना है दोस्तों वो किसकी होती है, युग्मनज की होती है। युग्मनज जो है वो द्विगुणित संरचना का होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण कहाँ होता है। तो इसका जो श्रावण होता है दोस्तों वो कार्पस ल्यूटियम में होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मादा पूछा गया है कि मानव मादा में गर्भाकाल है। ऑप्शन ए दिया गया है 30 दिन। ये सभी लोग को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी लोग। ऑप्शन आपका बी है 90 दिन, 9 माह या 7 माह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सा हो जाएगा, 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा किसे कहते हैं। तो इसमें जो कोरक की गुहा है वो है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो है दोस्तों वो क्या हो जाता है भैया, कोरक की गुहा कहलाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग को सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया था, तो उसको अवध यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएं और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएं सभी लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन पेपर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। लीवर में या अंडकोश में, किडनी में या फेफड़ा में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्तन जीवों में जो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है, अंडकोश में होती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि त्वचा जो होती है वो क्या बनाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या उपयुक्त सभी। तो जो त्वचा होती है मित्रों वो क्या बनाती है, एक्टोडर्म बनाती है। आपका यहाँ पर ऑप्शन आ हो जाएगा। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि क्लास को स्लो करिए, कल भी कुछ लोग का कमेंट था। चलिए मैं क्लास थोड़ा सा स्पीड जो है वो स्लो कर दे रहा हूँ। तेज इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपका पेपर है और आप लोग के पास समय नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को से अवगत होना है आपको। ओके चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए भैया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है गर्भाशय, भय या लेबिया मेजोरा या काउपर ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन दा हो जाएगा। पुरुषों में केवल और केवल कापर ग्रंथि पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। 2 अंडों का, 1 अंडाणु का या 2 से अधिक अंडाणुओं का या अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। चलिए सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि एक अंडाणु का। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान जो अंडोत्सर्जन होता है वो एक अंडाणु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए, मैं चैट बॉक्स चेक करता रहता हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि अंडाशय में अणुओं का निर्माण होता है तो शुक्राणु जनन द्वारा या अंड जनन द्वारा या आ व बा दोनों के द्वारा, या इनमें दिया गया है कि इनमें किसी के द्वारा। तो अंडाशय में अणुओं का जो निर्माण होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है भैया, वो होता है अंड जनन द्वारा। किसके द्वारा होता है, अंड जनन द्वारा होता है। आपका ऑप्शन बा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया आपसे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है जो नियंत्रण में होता है पिनियल ग्रंथि के, अर्धवृक्क ग्रंथि के, या अधिष्ठेतक के, या थायराइड ग्रंथि के। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि स्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है वो किसके नियंत्रण में होता है, वो अर्धस्चेतक के रूप में होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है कि अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, या स्टेरॉइड, या पॉलीपेप्टाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मित्रों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होता है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो जो इसकी रासायनिक प्रकृति होती है वो पॉलीपेप्टाइड के प्रकार की होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में योगदान करती है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है भैया, उसे पिनियल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अतः एक स्रावी ग्रंथि नहीं है, इनमें से बताना है कि माफ करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सा नहीं है, अग्नाशय, वृषण, या फिर लार ग्रंथि, या पैराथायराइड। तो आपको इसमें से क्या बताना था, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो लार ग्रंथि है वो क्या नहीं है भैया, वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधारी चयापचय दर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, थायराइड, पैराथायराइड, या वृषण, या अग्नाशय। तो आधारी चयापचय दर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो ये थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अधिवृक्क ग्रंथियों का कौन सा हार्मोन जननांग से लिंग हार्मोन का पूरक होता है, खनिज या कार्टिकाइड जैसे, यानी कि जिसे कहते हैं एल्डोस्ट्रोन, या फिर कार्टिसोल, या एंड्रोजन, या फिर दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर द एपिनेफ्रिन यो नार एप्रेफ्रिन। तो इसमें से आपको बताना था कि अधिवृक्क ग्रंथियों का कौन सा जो जननांग है वो लिंग हार्मोन का पूरक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है वो आपका पूरक हार्मोन्स कहलाता है, यानी लिंग हार्मोन पूरक कहलाता है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में स्राव पुरुष यौन, यानी स्राव पुरुष एवं महिला के बीच भिन्न होता है, अर्धवृक्क, या पैराथायराइड, जनन ग्रंथि, या फिर अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा, जनन ग्रंथि। पुरुष और महिला के बीच जो भिन्न होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जनन ग्रंथि भिन्न होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा हार्मोन, पूछा गया दोस्तों कि
इनमें से कौन सा हार्मोन पश्चय प्यूसिका द्वारा निर्मित होता है? आपका ऑप्शन दिया गया है FSH या LH या ATTH या ATH। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, तो सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए भाई। सभी लोग जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ का लगभग 5 से 6 क्लास हुआ है दोस्तों, लगभग 6 क्लास हो चुकी हैं। तो उनका आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। और इसके पहले आज मैंने मॉर्निंग में आप लोग को एक PDF भेज दिया था टेलीग्राम पर, रिटर्न यानी कि रिटर्न पैटर्न के आधार पर, उसको भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में निकलता है? 15 लीटर, 2.6 लीटर, 1.5 लीटर या 5.0 लीटर। दोस्तों हमारे शरीर से लगभग प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर के आसपास मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? 96%, 2%, 80% या 40%। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूत्र में जो जल की मात्रा होती है वो सामान्यतः कितनी होती है? 96% होती है। कितनी होती है? 96%। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शरीर का प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है स्वाभाविक तथा उपार्जित। ऑप्शन नंबर बाद दिया गया है स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक। ऑप्शन सा है स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों शरीर का जो प्रतिरक्षण होता है वो निम्न में से किस प्रकार से होता है? तो जो शरीर का प्रतिरक्षण होता है वो स्वाभाविक तथा उपार्जित प्रकार से होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? 1980, 1981, 82 या 83 में। तो सर्वप्रथम एड्स कब देखा गया था? सभी लोग का कमेंट आएगा, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए भैया। सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबका एक बार सभी लोग देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर बात ही करते हैं, तो बात मत करिए, क्लास पर ध्यान दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बात हो रही थी वायरस, सर्वप्रथम वायरस को कब देखा गया था? तो सर्वप्रथम वायरस को देखा गया था दोस्तों कब? 1981 में। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एड्स का पूरा नाम पूछा गया है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? सभी लोग जल्दी से बताइए। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है भाई? सभी लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए, एड्स का पूरा नाम सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, सभी लोग का आंसर आए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम। जो HIV से प्रभावित होती है उस कोशिका का क्या नाम है? T1 या फिर T2, T3 या T4। तो जो HIV से प्रभावित होती है दोस्तों उसकी कौन सी कोशिका है? तो वो कोशिका जो है वो T4 कोशिका है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? ऑप्शन आपका दिया गया है लुक मॉन्टेगिनर या रॉबर्ट सी गैलो, क्रिश्चियन बर्नार्ड या लुइस पास्चर। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रॉबर्ट सी गैलो ने सर्वप्रथम HIV का आविष्कार किया था। यानी कि वैज्ञानिक की अगर बात किया जाए HIV के आविष्कार के लिए तो यहाँ पर खोज हो सकता है, यानी वायरस को कब देखा था ये भी आ सकता है। तो आप लोग ऑप्शन क्या क्लिक करेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या 1 मई? जल्दी से सभी लोग बता दीजिए दोस्तों।
विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एलिसा किट या वेस्टर्न ब्लड किट या ब्लड ग्रुप किट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी एलिसा किट। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एड्स के उपचार में औषधि कौन सी होती है, यानी कि इसमें एड्स की जो दवा है वो कौन सी है। पहला दिया गया है जाइडो बुडाइन या इंसुलिन। तो इन्हीं दोनों में आप लोग बता दीजिए भैया। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाइडो बुडाइन जो है ये एड्स की औषधि है एक प्रकार की। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है। प्रोस्टेट से ग्रंथि से उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है हार्मोन, एंजाइम, एक प्रकार का द्रव या वीर। तो आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो उत्पन्न होता है दोस्तों वो एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है और पूछा गया है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है, मुर्गी में, मनुष्य में, मेढक में या गाय में। यहाँ पर वाय निषेचन पूछा गया है। तो वाय निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है। किसमें होता है, मेढक में वाय निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि बताइए। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि बताइए। प्रोस्टेट ग्रंथि या शुक्राशय या कॉपर ग्रंथि, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में जो पुरुष की अतिरिक्त जनन ग्रंथि है वो उपयुक्त सभी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। जो अंडाशय द्वारा युग्मक उत्पन्न होते हैं वो इनमें से कौन से हैं, शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडाणु या प्रोस्टेट। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा दोस्तों। अंडाशय द्वारा अंडाणु उत्पन्न जो माफ करिएगा, अंडाशय द्वारा जो उत्पन्न मादा युग्मक होते हैं वो अंडाणु होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए भैया, और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, गर्भाशय एक प्रकार का होता है जो कहलाता है फिस्त्री या इस्थमस, एम्पुला या बूम्ब। आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है बूम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु के परिपक्वन होते हैं वृषण से, शुक्रवाहिका में या अर्धवृषण में या शुक्राशय में। तो जो शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं दोस्तों अर्धवृषण में। कहाँ पर होते हैं, अर्धवृषण में होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है दोस्तों वो आपका इस्थमस होता है। इस्थमस जो होता है वो अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर कि इन फिंडीबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धन कहलाते हैं फ्रिम्बी, एम्पुला, इस्थमस या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिम्बी। ऑप्शन यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यौन द्वार पर एक पतली झिल्ली, यानी कि यौन द्वार जो होता है वो प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लाइटोरिस या मेजोरा, इस्थमस या हाइमन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। यौन द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं,
हायमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हायमन यहाँ पर इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर द इस क्वेश्चन में सही। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है 25 वर्ष, 35 वर्ष या 50 वर्ष या 70 वर्ष। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है दोस्तों वो 50 वर्ष होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1851 में या 1872 में, 1921 में या 1951 में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में जो तीव्र ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या जनसंख्या अवनयन कहते हैं, या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, या उपयुक्त सभी कह सकते हैं? दोस्तों तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि जब भी जनसंख्या तीव्र ह्रास हो और मृत्यु दर हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको जनसंख्या अवनयन कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनिओसेटिस एक प्रक्रिया है हृदय में विकार जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, या भ्रूण में अनुवांशिक विकास ज्ञात करने की, या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सा है, यानी भ्रूण में अनुवांशिक विकास ज्ञात करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वह सहेली जो कि मात्रा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही या मासिक? तो आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। साप्ताहिक इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RU486 जो दवा है वो किसने प्रयोग की जाती है? ये दवा जो है किसके प्रयोग में आती है? गर्भ निरोधन में, या एमिनोसेंटिसिस में, या गर्भपात कारक के रूप में, या म्यूजाटाइजन के रूप में? तो सभी लोग आंसर करेंगे। इस दवा का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो कहाँ पर किया जाता है? वो किया जाता है गर्भपात कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है? गोनोरिया या यूरेथाइटिस एड्स, इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। इनमें से जो सभी हैं जो यौन संचारित हैं, क्या हैं? यौन संचारित रोग हैं। ऑप्शन द यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि इंटा यूटेराइन ट्रांसफर, या अतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन, या अतः डिम्बवाहिनी हस्तांतरण, या भ्रूण हस्तांतरण विधि? तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो अतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉपर टी रोकता है, जो कॉपर टी होता है वो रोकता है। ऑप्शन आपका दिया गया है कि अंडोत्सर्ग को, या अंड निषेचन को, या भ्रूण रोपण को, या फिर बा और सा दोनों? तो कॉपर टी जो है आपका वो क्या रोकता है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भ्रूण रोपण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? कृषि था, या औद्योगिकरण था, या तकनीकी था, या सभ्यता में परिवर्तन? तो इसमें आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए भैया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो विस्फोट का कारण औद्योगिकरण तो हो नहीं सकता, सभ्यता में परिवर्तन भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तकनीकी। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण क्या हुआ था?
कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था। यहाँ पर आप औद्योगिकरण भी कह सकते हैं। फिलहाल हो सकता है इस आंसर को आप एक बार संदिग्ध है, मैं इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अंडोत्सर्ग, निषेचन या यौन में शुक्राणु का प्रवेश या रोपण। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आपका पेपर लगा हुआ है, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूँ तो अवध यूनिवर्सिटी का कल पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, यानी कि जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र में जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, और ये क्लास जो आपकी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप कंप्लीटली जरूर देखिएगा। तो मादा यहाँ पर पूछा गया था, मादा में जो मुखीय गर्भ क्या है निरोधक किसे रोकता है? तो भाई सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निषेचन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जन्म निर्धारण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि इनमें से बताना है, गर्भपात या मुखीय गोलियां या वीर सेवन या बाध्यकरण। तो जल्दी से सभी लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाध्यकरण। आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? माला डी, संयुक्त गोली, सहेली या निरोध। तो आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए भैया। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा सहेली, यानी केंद्रीय औषधि संस्था अनुसंधान संस्था ने जो गर्भ निरोधक गोली तैयार की है उसका नाम है सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? यहाँ है कि बाह्य स्खलन या वाइस्टोमी या औधिक संयम या स्तनपान अनार्तव। तो जल्दी से आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अवध संयम। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया गया है रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, इनमें से कौन सा है जो रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है सुजाक, एड्स या टाइकोमोनेसिस या सिफिलिस। तो आप लोग को बताना है इसमें सही आंसर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जो यहाँ पर रिटो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है वो एड्स उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन दिया गया 1920, 1930 या 50 में या 1951 में। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। जनसंख्या पर निबंध डाला गया, यानी कि जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा डाला गया था? यानी कि जनसंख्या के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? डार्विन द्वारा या माल्थस द्वारा या लेमार्क द्वारा या ह्यूगो डू ब्रिज द्वारा। तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माल्थस द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी या प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो जाएगी या दिया गया है कि जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा या उपयुक्त सभी। तो आप सभी मुझे लगता है इस क्वेश्चन से परिचित होंगे कि अगर जनसंख्या अधिक हो जाए तो इन केस में आपको क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं और क्या चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में हालांकि पूछा गया है जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ दिया गया है कैलोग्राफी या मनोजीव वैज्ञानिक, ऑप्शन भी दिया गया है बायोग्राफी या
ऑप्शन नंबर द दिया गया है डेमोग्राफी। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या का अध्ययन वो डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर द सही होगा, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव वृद्धि है, मानव वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है लॉन्ग या स्थिर या एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भैया कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मानव जनसंख्या वृद्धि तो ना तो फिर लॉन्ग होती है न एक्सपोनेंशियल होगी। यहाँ पर तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट, ओजोन परत का क्षरण या प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण या मृदा अपरदन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जनसंख्या विस्फोट। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है कि कौन सा पुरुष जनन का होता है? इनमें से कौन सा अंग पुरुष जनन का होता है? आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आ दिया गया गर्भाशय, डिंब ग्रंथियाँ या वृषण या डिंब नलिकाएं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। यहाँ पर जो पुरुष जनन का जो अंग है वो वृषण हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री एवं पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं बिल्कुल समान, छोटे बड़े, भिन्न तथा परस्पर पूर्वक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, भिन्न तथा परस्पर पूर्वक। अगला प्रश्न है कि स्तनों की रचना होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो स्तनों की रचना होती है वो किसके द्वारा होती है? सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। तो जो स्तनों की रचना होती है वो संयोजी ऊतकों द्वारा होती है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये है स्त्री, यह अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, गर्भाशय या फिर दिया गया है दोस्तों डिंब ग्रंथियाँ या डिंब नालिकाएं या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये स्त्री के प्रजनन तंत्र का हिस्सा जो है वो गर्भाशय होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनों से जो स्रावित होता है वो दूध में पाया जाता है। स्तनों से स्रावित दूध में पाया जाता है प्रोटीन, वसा पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो स्तन में स्रावित दूध होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें उपयुक्त सभी पाया जाता है, यानी प्रोटीन की मात्रा भी रहती है, वसा भी वहाँ पर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय में भ्रूण के स्थापित होने के उपरांत उसका पूर्ण विकास होता है 6 मास में, 8वें मास के मध्य में या लगभग 9 माह उपरांत या 10 माह उपरांत। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यानी 6 माह में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रूण का रोपण होता है यौन में या गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या फैलोपियन नालिका में। तो दोस्तों जो भ्रूण का रोपण होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है गर्भाशय में होता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा का सर्वोत्तम गुण दूरदर्शिता या कार्यकुशलता या फुर्तीलापन, उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो सर्वोत्तम गुण है ये उपयुक्त सभी है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है दीर्घकालीन या निर्देशक या तत्काल या अल्पकालीन। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आकस्मिक घटना के समय जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो तत्काल दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है कि किसी भी घायल व्यक्ति का जीवन बचाना, घायल को सत्वना देना,
घायल को गंभीर होने से बचाना, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से थ्रोम्बियन की उपस्थिति में फाइब्रोनोज बनता है, कोशिका क्षति, कैल्शियम लवण या थ्रोम्बियन या फाइब्रिन द्वारा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द फाइब्रिन द्वारा। चलिए, हृदय का वजन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हृदय का वजन कितना होता है, 200 ग्राम होता है या 250 ग्राम होता है या 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है या 200 से 250 ग्राम के आसपास होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हृदय का वजन होता है वो लगभग कितने होता है, 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के सब भाग में केश वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है, दाया अलिंद करता है या दाहिना निलय करता है या बाया अलिंद करता है या फिर बाया निलय करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, बाया निलय। शरीर के सब भागों में जो केश वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य करता है वो बाया निलय करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशियों लचीले ऊतक का बना होता है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है दोस्तों, ट्यूनिका एडवेटिसिया या ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका इंटीमा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूनिका मीडिया। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहाँ से उत्पन्न विकार को जो संग्रहित करने का काम करता है वो किसके द्वारा होता है, कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा या पोर्टल या फिर प्रतहारी परिसंचरण के द्वारा या फेफड़ों के परिसंचरण द्वारा या दैहिक या शारीरिक या सामान्य परिसंचरण के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और जो वहाँ से उत्पन्न विकार होते हैं उसको संग्रहित करने का काम करता है वो कोरोनरी, माफ करिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है कोरोनरी रक्त परिसंचरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि एक व्यक्ति जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी 72 से 80 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क की व्यक्ति की नाड़ी की दर होती है, वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की दर लगभग कितनी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की जो दर होती है वो 72 बार होती है लगभग। ऑप्शन यहाँ पर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा, मलेरिया परजीवी या हाइड्रा या प्लेनेरिया। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है दोस्तों वो हाइड्रा होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया गया गर्भाशय, अंडाशय या शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी शुक्रवाहिका मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी ये सभी मानव मादा जनन तंत्र का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधि बताइए। अलैंगिक जनन की विधि क्या है, बीजाणु द्वारा या फिर दिया गया है कि मुकुलन द्वारा या है विखंडन द्वारा या उपयुक्त सभी। तो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है दोस्तों वो उपयुक्त सभी होती है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है न्यूरोसिस की विशेषता। न्यूरोसिस की विशेषता क्या है।
पागलपन या दिए गए तनाव के लिए, या फिर जो क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए तनाव के लिए लंबे समय तक भावनात्मक प्रक्रिया, सर में दर्द या आक्षेप के दौरे। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, आक्षेप के दौरे। इस क्वेश्चन न्यूरोसिस की जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी, आक्षेप के दौरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगीय रोग में रोगी को होता है दुख और खुशी, भय और वीरता के दौरे या आक्षेप के दौरे, होश खो देना या बी और सी दोनों। तो जल्दी से सभी लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका आज पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आक्षेप के दौरे और होश खो देना। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर द सही होगा। क्या सही हो जाएगा, द सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मानसिक रोग में शामिल नहीं है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा मानसिक रोग में शामिल नहीं है या प्रकृति है। तो मानसिक रोग में जो शामिल नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें कौन सा मानसिक रोग की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर है मानसिक रोग में शामिल वंशानुगत कारण, बचपन के अभाव, या ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मस्तिष्क में परिवर्तन या रूमेटिक फीवर। तो आप ध्यान रखिएगा जो इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों वो क्या नहीं शामिल है, वो रूमेटिक फीवर शामिल नहीं है। यही आपका मानसिक रोग में शामिल नहीं है, बाकी ये सभी मानसिक रोग में शामिल है। अगला प्रश्न है कि मानसिक रोग की प्रवृत्ति है। मानसिक रोग की प्रवृत्ति क्या है, एक बच्चे के लिए अतिरिक्त स्नेह या झगड़ालू परिवार या गरीबी और अवसरों की कमी या वंशानुगति। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो द हो जाएगा, ऑप्शन वंशागत जो है मानसिक रोग की प्रवृत्ति है। यहाँ पर आपका ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि उसे नहीं मिलता है स्नेह, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और अनुशासन या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगर किसी भी बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा तो अगर उसको स्नेह नहीं मिल रहा है, सही मार्गदर्शन और अनुशासन नहीं मिल पा रहा है, या सही प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो उसको इस सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी के लिए सामाजिक उपचार की आवश्यकता है, मनोविकृति का उपचार या सामुदायिक स्वास्थ्य का रखरखाव, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पुनर्वास या लत की रोकथाम। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वास जो है वो मानसिक बीमारी के लिए सामाजिक उपचार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रोग कौन सा है। इनमें से मानसिक रोग कौन सा है, यहाँ दिया गया है धनुस्तंभ, न्यूरोसिस, डीडी निर्भरता या शराब। इनमें से मानसिक रोग पूछा गया है, तो जो मानसिक रोग हो जाएगा वो न्यूरोसिस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानसिक विकार नहीं है, गाउट, मिर्गी, न्यूरोसिस या मनोविकृति। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भैया सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर था मानसिक विकार इनमें से कौन नहीं है, तो मानसिक विकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाउट। गाउट जो है ये मानसिक विकार नहीं है, बाकी ये सभी मानसिक विकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के विकास की अवस्था है व्यक्तित्व, भावनात्मक, रवैया या आ व बा दोनों या बुद्धि। तो जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के विकास की अवस्था होती है दोस्तों वो आ और बा दोनों कह सकते हैं, यानी कि व्यक्तित्व और भावनात्मक रवैया इन दोनों पर आधारित है, यानी आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिप्थीरिया किस विषाणु से फैलता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है कैलेक्स, लियोबर बैसिलस, बैसिलस पर्ट्यूसिस या ट्यूबर रसल बैसिलस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कैलेक्स लियोअर बैसिलस द्वारा डिप्थीरिया जो फैलती है वो कैलेक्स लियोबर बैसिलस द्वारा फैलती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी नामक संक्रामक रोग का जो संप्रतिकाल है वो क्या है।
2 से 5 दिन, 6 से 18 दिन, या फिर दिया गया है 16 से 20 दिन या 2 से 8 दिन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बा होगा, यानी काली खांसी नामक संक्रामक रोग का जो संप्राप्त काल होता है वो 6 से 18 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन दिया गया है वायु द्वारा, जल द्वारा या भोजन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैजा जल द्वारा फैलने वाला रोग है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एड्स की जानकारी कब हुई। ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन दिया गया है ए 1975 में, 1969 में, 1981 या 1988। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा 1981 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स की जानकारी कब हुई थी, 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु पोलियो रोग का नहीं है। लेसिन्स, लियोन विषाणु या ब्रून हेंडी विषाणु या बैसिलस टिटनेस स्टेडियम टेटनाई। तो इनमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दन में जो स्वर यंत्र के नीचे श्वास प्रणाली की दाईं और बाईं ओर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कहते हैं या पैराथायराइड ग्रंथि या प्यूटेटरी या थाइमस ग्रंथि कहते हैं। तो इसको कहा जाता है थायराइड ग्रंथि। क्या कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि, जो गर्दन के स्वर यंत्र के नीचे श्वसन प्रणाली के दाएं और बाईं ओर पाई जाती है वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अधिक सक्रिय होने की दशा क्या कहलाती है। अल्पाउटता या अत्याउटता या आ व ब दोनों या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की अधिक सक्रिय होने की जो दशा होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अत्यावटुता। क्या कहलाती है, अत्यावटुता कहलाती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है। अल्फा सेल्स से, गामा सेल्स से, डेल्टा सेल्स या बीटा सेल्स से। तो इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों वो किससे स्रावित होता है, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए भैया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, तो हो जाएगा बीटा सेल्स। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की अधिकता से रक्त में अधिक हो जाता है हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज की मात्रा, श्वेत रक्त कण या उपयुक्त सभी। तो इंसुलिन की अगर अधिकता हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक संक्रामकों में शामिल है शुष्क ताप, आर्द्र ताप या एरोबिलय या फिर दिया गया है आ व बा दोनों। तो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन द होगा, यानी कि शुष्क ताप और आर्द्र दाब ये भौतिक निसंक्रमण में शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक संक्रामकों में आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एवं पोटेशियम परमैंगनेट, चूना या सल्फर डाइऑक्साइड एवं एरोसोल या उपयुक्त सभी। तो कार्बनिक संक्रामकों में क्या आते हैं कि इनमें से कौन से हैं, यानी कौन से एलिमेंट हैं या प्रोडक्ट हैं जो निसंक्रामक के अंतर्गत आते हैं, रासायनिक निसंक्रामक। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से सभी ये जो सभी हैं ये सभी जो हैं ये रासायनिक निसंक्रामक के अंतर्गत आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एवं पोटेशियम परमैंगनेट, चूना भी, सल्फर डाइऑक्साइड एवं एरोसोल। तो आप सभी को पता ही होगा ये सभी रासायनिक क्रिया के अंतर्गत भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटाणुओं द्वारा कौन से रोग फैलाए जाते हैं। मलेरिया, कालाजार एवं डेंगू या प्लेग, टाइफाइड व हैजा या आ व बा दोनों। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, आ व बा दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंतराग्रहण फैलाने वाले रोग हैं जुखाम एवं कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, हैजा व बाल
पक्षाघात या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी कि हैजा व जो बाल पक्षाघात होते हैं वो अंतःग्रहण द्वारा फैलने वाले रोग हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक का जीवाणु होता है वेरिओला वायरस या ट्यूबरिकल बैसिलस या जीन्स माइकोबैक्टीरियम या इनमें से कोई नहीं। तो जो चेचक का जीवाणु होता है दोस्तों वो होता है वेरिओला वायरस। क्या होता है, वेरिओला वायरस होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपेदिक रोग फैलता है बैसिलस पर्ट्यूसिस द्वारा या क्लेप्स फियोफिलर बैसिलस द्वारा या ट्यूबरकिल बैसिलस द्वारा या पैराटाइफाइड बैसिलस द्वारा। तो तपेदिक जो रोग होता है दोस्तों वो किसके द्वारा फैलता है, वो ट्यूबरकिल बैसिलस द्वारा फैलता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र के सहायक अंग में से पूछे गए हैं। तो नेत्र के जो सहायक अंग होते हैं वो होते हैं उपयुक्त सभी। ये सभी जो होते हैं ये नेत्र के सहायक अंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में अक्ष गोलक होता है, चपटा सा, लंबाकार या गोलाकार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी दूरदृष्टि दोष की बात हो तो अक्ष गोलक जो होते हैं वो चपटा सा होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर आ सही होगा। कुल मिलाकर के आज लगभग जो मैंने प्रश्न बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। और जिनका एग्ज़ाम है वो इससे पहले जो क्लास हुई है, यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ की लगभग 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों आज आप लोग की क्लास लेट हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल से आप लोग को ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यू टाइम टेबल मैं आप लोग को लिए तैयार कर रहा हूँ, जिनमें आपका एग्जैक्ट टाइम होगा लाइव क्लास का, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी हमारे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।